कहानी की शुरुआत में हम जेक सली को देखते हैं। जेक सली अमेरिका में रहने वाला एक विकलांग वॉर वेटरन है। उसकी दिनचर्या में अपनी लाइफ चॉइसेस पर पछतावा करना, बार के झगड़े में पड़ना और अपने पिछले लड़ाई के दिनों को याद करना शामिल है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन कुछ अधिकारी उसे संपर्क करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके जुड़वा भाई टॉम की हत्या कर दी गई है। जेक इस खबर से टूट जाता है, लेकिन अधिकारी उसे अपने भाई के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। पता चलता है कि टॉम पेंडोरा नामक एक नए खोजे ग्रह की जांच करने की योजना बना रहा था, जहां पर पृथ्वी जैसे जीवन की संभावना है। जेक थोड़ी देर के लिए प्रस्ताव के बारे में सोचता है, लेकिन जब अधिकारियों ने बताया कि उसे लाखों में भुगतान किया जाएगा तो वह तुरंत सहमत हो गया। इसके बाद मिशन की तैयारी के लिए उन्हें 6 साल की क्रायो स्लीप में रखा गया। जब वह जागता है तो वह खुद को पेंडोरा के रास्ते में कई अन्य यात्रियों के साथ पाता है। जेक को यह विशेष मौका दिया गया था क्योंकि उसके और उसके भाई के जेनेटिक्स सेम हैं। अगले सीन में जेक और बाकी क्रू को एक शटल में पेंडोरा ले जाया जाता है। सभी को फुल फेस रेस्पिरेटर पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि ग्रह का वातावरण मनुष्यों के जीवित रहने के लिए बहुत विषैला है। केवल 20 सेकंड का एक्सपोजर उन्हें 4 मिनट में मार देगा। रहस्यमय ग्रह पर उतरने के बाद जेक तुरंत एक सैन्य ब्रीफिंग में जाता है, जहां कर्नल माइल्स क्वार्ट्ज इकट्ठा हुए सैनिकों और कई नागरिकों के साथ बात कर रहे हैं। वो उन्हें पेंडोरा के मूल निवासी नावी के बारे में सूचित करता है और बताता है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ के कानूनों का पालन करना होगा। बाद में जेक एक रिसर्च फैसिलिटी का दौरा करता है, जहाँ वह जीव विज्ञानी नॉर्म स्पेलमैन से मिलता है। वह उसे अपने स्वयं के प्रोग्राम्ड अवतार की पहली झलक देता है। फिर यह समझाया जाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने अवतार से जुड़ता है, जो कि एक आनुवंशिक रूप से निर्मित नावी हाइब्रिड है, तो वे पेंडोरा ग्रह में ब्लेंड हो सकते हैं और नावीज की तरह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही जेक और नॉर्म साइंस डिपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, साइंस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन एक विशेष रूप से निर्मित पॉड से जागती हैं, जो उन्हें उनके अवतार से जोड़ती है। नॉर्म उसे जेक से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से में लगती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। ग्रेस का बेस कमांडर और रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के एक कमांडर पार्कर सेल्फ्रिज का सामना करती है। रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (RDA) एक कंपनी है जो कॉलोनी में तैनात सभी सैन्य और अन्य कर्मचारियों का प्रभारी है। वह पार्कर को समझाने का प्रयास करती है कि जेक बेकार है क्योंकि उसके पास काम करने वाले पैर नहीं हैं और वह वैज्ञानिक नहीं है। हालांकि पार्क ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी कि जेक एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उसके भाई की तरह जीन है, जो उनके अवतार को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है। अगली सुबह जेक और नॉर्म वापस लैब में अपने अवतारों से जुड़ने लगते हैं। इसके तुरंत बाद जेक का अवतार एक अलग कमरे में जागता है। हैरानी की बात है कि अब वह अपने पैरों को हिला सकता है और चल सकता है, जो उसने वर्षों में नहीं किया है। उत्साहित वो अपने डॉक्टर के ऑर्डर की अपेक्षा करता है और मनोरंजन क्षेत्र में भाग जाता है, जहाँ कई अन्य अवतार खेल में भाग ले रहे हैं और खुद का आनंद ले रहे हैं। बाद में जब जेक का अवतार सोता है तो लिंक टूट जाता है और वह अपने मानवीय रूप में जाग जाता है। इसके बाद वह कर्नल से मिलता है और बातचीत शुरू करता है। जेक इस ग्रह पर उनकी यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में पूछताछ करता है और कर्नल अंत में उसे सच्चाई बताता है कि पेंडोरा में चट्टान का एक अत्यंत दुर्लभ रूप है, जिसे अनऑब्टेनियम के रूप में जाना जाता है, जिसकी कीमत पृथ्वी पर अरबों है। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अनऑब्टेनियम चट्टानें उस समुदाय में पाई जाती हैं जिसमें नावी लोग निवास करते हैं, लेकिन चूंकि वे अपनी भूमि को मनुष्यों द्वारा ले जाते हुए नहीं देखेंगे, जेक को किसी तरह उन्हें दूर जाने के लिए मनाना होगा। कर्नल बताता है कि जेक के पास नावी लोगों के साथ पूरी तरह घुलने मिलने और उन्हें दूसरा घर खोजने के लिए राजी करने के लिए 3 महीने हैं। यदि मिशन सफल होता है तो जेक के पैरों को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि 3 महीने के अंत में अगर नावी लोग अभी भी अपनी जगह छोड़ने से इनकार करते हैं तो एक सैन्य दल तैनात किया जाएगा जो संभवतः उनकी प्रजाति को मिटा देगा। अगले दिन जेक अपने अवतार से जुड़ता है और ग्रेस, नॉर्म और कुछ अन्य लोगों के साथ पेंडोरा की सतह पर उड़ता है। जल्दी वे एक स्थान पर उतरते हैं और वनस्पतियों के नमूने एकत्र करना शुरू करते हैं, लेकिन जेक, जो कि इस ग्रह के लिए बहुत नया है और घूमते हुए कुछ अजीब फूलों को देखने लग जाता है। तभी एक अजीब जानवर, एक थेनेटर, जो एक पैंथर जैसा दिखता है, पीछे से आता है और जेक का पीछा करता है और उसे उसके साथियों से अलग कर देता है। लकीली वह एक झरने में गोता लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर थेनेटर उसे ढूंढ रहा होता है। जेक का दल कुछ समय के लिए उसकी तलाश करता है, लेकिन जब अंधेरा होने लगता है तो वो जल्द ही निकल जाते हैं। रात में अपने सभी हथियार खो देने के बाद जेक को एक लंबी छड़ी को भाले में तेज करते हुए देखा जा सकता है।
इस बीच एक फीमेल नावी उसे ऊपर से देख रही है। वो उसे एक तीर से मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन रुक जाती है जब एक रहस्यमय चमकदार एंटिटी उसके धनुष पर उतरती है। उसी समय वाइपर भेड़ियों का एक समूह जेक पर हमला कर देता है। इस बार ऐसा लगता है जैसे वह अपनी कयामत से मिल गया है, लेकिन फीमेल नावी आश्चर्यजनक रूप से उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ती है और भेड़ियों का पीछा करती है। हालांकि वह जेक से खुश नहीं है और उसे वापस अपने सही स्थान पर लौटने को कहती है। वो फिर जाने की तैयारी करती है, लेकिन जेक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो ये भी अनुरोध करता है कि वो उसे जीवित रहने के कौशल सिखाए। पहले तो नावी उसकी मदद से इनकार कर देती है, लेकिन जब जेक के शरीर पर पहले की तरह कई रहस्यमयी चमकती हुई एंटिटी आती हैं तो वह प्रभावित हो जाती है और उसे अपने स्थान ओमेटिकायन ले जाती है। वह अपना नाम नेटिरी बताती है। हालांकि जब वे स्थान पर पहुंचते हैं तो नावी लोग बाहरी व्यक्ति के प्रति तुरंत आक्रामक हो जाते हैं, विशेष रूप से नेटिरी का मंगेतर और सिंहासन के लिए अगला दावेदार सूटे। वो चाहता है कि हाइब्रिड मानव को तुरंत मार दिया जाए। हालांकि नेटिरी उन्हें रोकती है और जेक को उसके माता पिता के पास लाती है, जो जनजाति के राजा और रानी भी होते हैं। जेक उन्हें समझाता है कि वह एक लड़ाकू है और उसका लक्ष्य उनकी संस्कृति और परंपरा के बारे में सीखना है। जब रानी ये सुनती हैं तो वह उसकी छाती से उसका खून चाट लेती हैं। उसके बाद वे यह निष्कर्ष निकालती हैं कि उसके पास एक शुद्ध आत्मा है और नेटिरी को उसका शिक्षक बनने और उसकी मदद करने के लिए कहती हैं। एक अनुष्ठान सभा के बाद जेक को उसके बिस्तर पर लाया जाता है, जो उसे एक कोकून की तरह घेर लेता है। जैसे ही वह सो जाता है, मानव जेक अपने पॉड में होश में आ जाता है। सुबह वह ग्रेस सहित सभी वैज्ञानिकों के साथ अपने अवास्तविक अनुभव को साझा करता है, लेकिन एक बार फिर कर्नल उसे याद दिलाता है कि उसके पास अपना मिशन पूरा करने के लिए केवल 3 महीने हैं। अगले सीन में हम मानव जेक को एक वीडियो लॉग के माध्यम से अपने अनुभवों पर रिपोर्ट करते हुए देखते हैं, जिसे वह प्रत्येक दिन की गतिविधि के बाद रिकॉर्ड करता है। वह बात करता है कि कैसे उसका अवतार नेटिरी के साथ प्रशिक्षण में व्यस्त है। एक दिन वह उसे अपनी सवारी के लिए एक अजीब दिखने वाला जानवर चुनने के लिए कहती है। प्रारंभ में वह इस विचार से उलझन में है, लेकिन बहुत जोर देने के बाद वह एक को चुनता है और अपनी चोटी से उसके एंटीना को जोड़ देता है। फिर वह सीखता है कि कैसे दाएं और बाएं मुड़ना है और उसे सवारी करने में मजा आता है। बाद में ह्यूमन जेक ने कर्नल और पार्कर को विशाल होम ट्री के बारे में बताया, जो कि नावीज का निवास स्थान है और इसके नीचे एक महत्वपूर्ण अनऑब्टेनियम जमा है। कर्नल पेड़ को नष्ट करने का सोचता है, लेकिन जेक अनुरोध करता है कि उसे नावी के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाए और उन्हें इस जगह को छोड़ने के लिए मना लिया जाए। इस बीच ग्रेस को पता चलता है कि जेक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसलिए वह उसे हेलेलुया पर्वत पर ले जाती है, जो कि विशाल तैरते हुए द्वीपों का एक एकांत स्थान है, जो नावी के लिए पवित्र है। पता चलता है कि वह सिर्फ उस जगह की खोज करने के लिए पेंडोरा पर है और उसका अनऑब्टेनियम चट्टानों से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन जब जेक और नेटिरी अपने स्काउट पर उड़ रहे थे, उनका अचानक से एक टोरुक द्वारा पीछा किया जाता है, जो एक चमकीले रंग का उड़ने वाला माउंटेन मॉन्स्टर है, जो उड़ने वाली किसी भी चीज से नफरत करता है। लकीली वे उस टोरुक से बचकर होम ट्री तक आ जाते हैं और नेटिरी जैक को एक पूर्व टोरुक के अवशेष दिखाती है और बताती है कि टोरुक की सवारी करने वाले अंतिम व्यक्ति उसके परदादा थे, जिन्होंने कठिन समय के दौरान 5 नावी जनजातियों को एक साथ लाने के लिए ऐसा किया था। नेटिरी कहती है कि दशकों से किसी ने टोरुक की सवारी करने की हिम्मत तक नहीं की है। बीतते दिनों के साथ नावी जनजाति अंततः जेक को अपने में से एक के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देती है और वे उसे सम्मानित करने के लिए एक समारोह भी आयोजित करते हैं। समारोह के बाद नेटिरी उसे प्रार्थना के एक स्थान पर ले जाती है, जहां वे एक पेड़ के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपने लंबे बालों के टेंटिकल्स का उपयोग करते हैं। नेटिरी उसे बताती है कि अब वह एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में चुन सकता है। जेक कुछ देर सोचता है और बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। नेटिरी जेक के इस प्रस्ताव से चकित होती है, लेकिन बाद में वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद नया जोड़ा अपनी रात एक साथ पेड़ के नीचे बिताता है। बाद में जैक को लैब में होश आ जाता है। सुबह में नेटिरी गिरते हुए पेड़ों के बीच जागती है और जगह को नष्ट करने वाले कई बुलडोजरों को नोटिस करती है। उसे पता चलता है कि उन पर हमला किया जा रहा है और जेक को सुरक्षा के लिए खींचने की पूरी कोशिश करती है। इस बीच दूसरी तरफ जेक अपने अवतार से जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है और आखिरकार वह अपने अवतार में जिंदा हो जाता है। होश में आते ही वह एक बुलडोजर पर चढ़ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब कुछ भी काम नहीं करता तो वो अपने कैमरे सिस्टम को तोड़ देता है, जिससे सैनिकों को उस पर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लकीली जैक बचते हुए होम ट्री तक पहुंच जाता है। इधर बेस पर कर्नल निगरानी टेप देखता है और जेक को अवतार के रूप में पहचानता है, जिसने अपने मिशन को विफल करने का प्रयास किया।
क्रोधित होकर वह फिर कमरे में प्रवेश करता है और जेक और ग्रेस की तलाश करता है, जबकि बुलडोजर काम करना जारी रखते हैं और ओमेटिकायस के पवित्र स्थान को नष्ट कर देते हैं। इस बीच नावीज होम ट्री के नीचे इकट्ठा होते हैं और आक्रमणकारियों से लड़ने का संकल्प लेते हैं। जेक और ग्रेस इसका विरोध करते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि योद्धा सूटे जेक को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी और नेटीरी की मंगनी होने के बावजूद वह और नेटीरी संबंध बनाते हैं। जैसे ही स्थिति गर्म होती है, अचानक ग्रेस और जेक के दोनों अवतार बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि कर्नल द्वारा उनके और उनके मानवीय रूपों के बीच की कड़ी को अचानक तोड़ दिया जाता है। अगले सीन में आरडीए और सैन्य कमांडरों का सामना क्रोधित ग्रेस से होता है, जो खुलासा करती है कि नावी पेंडोरा के पेड़ों से बने एक नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क से ज्यादा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है। वह और जेक तब कहते हैं कि नावीज अपने स्थान होम ट्री से कभी नहीं हटेंगे। यह सुनकर कर्नल होम ट्री पर आक्रमण करने और नावीज को भगाने के लिए गैस बमों का उपयोग करने का फैसला करता है। चिंतित जेक बेस कमांडर पार्कर से भीख मांगता है उसे अपने अवतार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, ताकि वह नावीज को जाने के लिए मना सके। पार्कर मान जाता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि जेक के पास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल 1 घंटा है। एक बार फिर जब वह नावियों के बीच वापस जाता है, तो वह उन्हें बताता है कि ह्यूमंस ने उन पर आक्रमण कर दिया है और वो स्वीकार करते हैं कि वो भी उनमें से ही एक हैं। नेटीरी यह सुनकर जेक को उसके विश्वास को धोखा देने के लिए धक्का देती है। अन्य नावीज भी जेक के धोखे से टूट जाते हैं, इसलिए वे जेक और ग्रेस को बंधक कर लेते हैं। इसके बाद वे इंसानों से लड़ने की तैयारी करते हैं, जो बड़ी तादाद में उड़ते हुए जहाज़ों में सवार होकर पहुंचे हैं। फिर युद्ध शुरू होता है। नावीज अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके धनुष और तीर का मानव के भारी तोपखानों के सामने कोई मुकाबला नहीं है। दुर्भाग्य से कई विस्फोटों के बाद होम ट्री को अंततः गिरा दिया जाता है, जिसके गिरने से कई नावी मारे जाते हैं। कियोस के दौरान रानी अचानक से बंदी मनुष्यों के पास लौट आती है और उन्हें रिहा कर देती है, और फिर उनसे अपनी ट्राइब को बचाने के लिए निवेदन करती है। बिना समय बर्बाद करते हुए जेक नेटीरी के पास जाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमले के दौरान नेटीरी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने मांग की कि वो उनका पवित्र धनुष ले और अपने लोगों का नेतृत्व करे। अचानक जेक और ग्रेस अपने मानवीय रूप में लौट आते हैं और विद्रोह करने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिए जाते हैं। सैनिकों को उनके अवतार रूपों को बंद करने से रोकने के प्रयास के लिए नॉर भी पकड़ा गया है। इसी बीच शेष नावी आत्माओं के वृक्ष पर फिर से एकत्रित हो जाते हैं। बेस पर वापस जेक और उसके दोस्तों को उनकी टीम के पायलट द्वारा गुप्त रूप से रिहा कर दिया जाता है। वे फिर उसके अंतरिक्ष यान में उड़ जाते हैं और नावीज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से रास्ते में कर्नल उन्हें नोटिस कर लेता है और अंतरिक्ष यान पर गोली चला देता है। ग्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई है और ऐसा लगता है जैसे उसका खून बहने लगा है। थोड़ी देर बाद समूह तैरते हुए पहाड़ों पर पहुंचता है, जहां जेक अपनी पॉट के अंदर कूदता है और अपने अवतार के रूप में जागता है। वह जानते हुए कि नावीज उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब वह डेयरिंग विकल्प चुनता है और अपने स्काउन पर बैठकर टोरुक का पता लगाने के लिए जाता है। उसकी रणनीति सरल है, लेकिन इसमें आसानी से उसकी मृत्यु हो सकती है। जेक फिर धीरे धीरे ऊपर से खतरनाक टोरुक के पास पहुंचता है और उसकी पीठ पर कूद जाता है। फिर एक ओमेटिकान अनुष्ठान के बीच हम उसे आत्माओं के वृक्ष के पास टोरुक की सवारी करते हुए देखते हैं। सभी नावी जेक को टोरुक की सवारी करते देख चकित होते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर जेक नावीज के साथ अपनी मरती दोस्त ग्रेस को बचाने का प्रयास करता है और यहाँ तक कि रानी की मदद भी लेता है। हालांकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेस अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। यह जेक के गुस्से को भड़काता है और वह नावीज को एकजुट होने और मनुष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। दिन के अंत तक वे अपने प्रतिद्वंदी ट्राइब से संपर्क करके और लगभग 2000 नावीज इकट्ठा करते हैं। इस बीच कर्नल ने नावियों को बड़ी संख्या में देखा और अपना ध्यान आत्माओं के पेड़ की ओर लगाया, इसलिए वह अपने आदमियों को आदेश देता है और स्थान की ओर मार्च करता है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए नावीज भी जमीन और हवा दोनों पर दिखाई देते हैं। जेक अपनी प्रसिद्ध टोरुक पर उड़ रहा है, जबकि सूटे और अन्य योद्धा अपनी जमीन के लिए खुद के बलिदान करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही एक घातक लड़ाई शुरू होती है और दोनों तरफ लाशों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार स्काउट्स की वजह से इंसानी तोपखाना धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा है। इन सब के बीच जेक का पीछा किया जाता है और कर्नल के ड्रैगन फ्लाई जहाज द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। लकीली ट्रूडी समय पर वहां पहुंचती है और कर्नल पर गोलियां चलाती है, जिससे जेक को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरी ओर नेटीरी की स्काउन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि एक विस्फोट से सूटे की भी मौत हो जाती है। इनसे नेटीरी विनाश को देखती है और घबराने लगती है। इसी बीच एक बड़ा बम जहाज ट्री ऑफ सोल्स के पास पहुंचता है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य अपना रास्ता बनाने जा रहे हैं।
लेकिन अचानक आसपास के जंगल से जो बचा है उसके माध्यम से टाइटेनोसोरस की एक बटालियन पेंडोरा के भारी बख्तरबंद डायनासोर जैसे जानवर आते हैं और सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बहुत खुश होकर नेटिरी अपने पीछे पेंडोरा की कई प्रजातियों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है। हैरानी की बात है कि जब एक थेनेटर पास में दिखाई देता है तो वह उसे झुककर प्रणाम करता है। फिर जैसे ही सेना जमीनी सेना से लड़ रही होती है, जेक बम जहाज के पास अपने टोरुक को हवा में उठा लेता है। फिर वह जहाज पर हथगोले फेंकता है जिससे वह ट्री ऑफ सोल से दूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जेक कर्नल के अंतरिक्ष यान में विस्फोटक भी लॉन्च करता है, लेकिन बाद में आग लगने और विस्फोट होने से पहले वह AMP सूट में भाग जाता है। कर्नल खुद को ग्रेस की लैब में पाता है। वह जेक के अवतार पॉड को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय नेटिरी थेनेटर के साथ उस पर हमला कर देती है। लेकिन कर्नल ने थेनेटर को अपनी पावरफुल सूट की मदद से मार डाला, जिसके नीचे नेटिरी फंस जाती है। इससे पहले कि कर्नल को उसकी हत्या करने का मौका मिलता, जेक अपने अवतार में घटनास्थल पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में कर्नल का पलड़ा भारी हो जाता है। वह जेक को खत्म करने वाला है, लेकिन उसी क्षण नेटिरी उठती है और कर्नल पर तीर चलाती है, जो कि कर्नल के सीने में लगता है। बिना समय बर्बाद किए वह दूसरा तीर चलाती है, जो कर्नल को तुरंत मार देता है। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले वो जेक के पॉड को पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। इस वजह से मानव जेक जाग रहा है, लेकिन सांस लेने में कठिनाई हो रही है और वह मास्क लगाने की कोशिश कर रहा है। शुक्र है नेटिरी आती है और उसका मुखौटा प्राप्त करने में उसकी सहायता करती है। वो मानव जेक को बचाती है और पहली बार उसके वास्तविक शरीर को अच्छी तरह से देखती है। अंतिम सीन में जेक अपने अंतिम वीडियो लॉग से साइन आउट करता है और हमें बताता है कि उसे अपनी चेतना को अपने अवतार में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए चुना गया है। फिल्म एक रस्म के साथ समाप्त होती है जिसमें जेक अपने अवतार के रूप में जागता है।